हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। हमें चाहिए बेसिक्स ऑफ वेक्टर जो हमारे 12th वाले हैं, जिसमें हमें क्या है कि स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर एक्चुअली होता क्या है, वेक्टर क्या होता है जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। उसके अलावा हमारे वेक्टर्स पे क्या क्या ऑपरेशन है आपने 12th में पढ़े हैं, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये सब जो आपने 12th वाला पोर्शन पढ़ा है, हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर, ये सब चीजें 12th वाला बेसिक हमें चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेक्स्ट है हमारे पास डेल वेक्टर, डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर क्या होता है, जिस अकॉर्डिंग ये अप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग ये 3 फॉर्म लेता है। फर्स्ट इज ग्रेडियंट, नेक्स्ट इज डाइवर्जेंस एंड नेक्स्ट इज कर्ल। डेल ऑपरेटर जब हमारा वेक्टर या स्केलर फंक्शन पे अप्लाई होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में अप्लाई होता है जब, और उसके 3 फॉर्म आएंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। इन तीनों पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आएगा हमारा वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस। वेक्टर इंटीग्रल कैलकुलस में हमारे पास लाइन इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है एंड वॉल्यूम इंटीग्रल है, और इन पे बेस्ड थ्योरम्स हैं जिन पे क्वेश्चंस आते हैं, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो अब हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक कर लें। बेसिक्स में आपको वही सब कंसेप्ट है जो आपने 12th में किया हुआ है कि अगर एक वेक्टर है तो वो कैसे डिफाइन होगा। एक जो वेक्टर फंक्शन है वो कंप्लीटली स्पेसिफाइड होगा अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। हर वेक्टर को हम यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एफ वेक्टर इज इक्वल टू F1i प्लस F2j प्लस F3k। यहाँ जो आई, इसको हम बोलते हैं आई कैप, ये आई कैप, जे कैप और के कैप, ये जो है ये हमारे यूनिट वेक्टर हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम आई बोलते हैं, इसकी ये डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है, और इसका मैग्नीट्यूड है 1। सेम जे कैप होता है हमारा वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस की है। सिमिलरली के वेक्टर, के कैप एक वेक्टर है जो हमारा डायरेक्शन है जिसकी जेड एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस की हम पॉजिटिव की डायरेक्शन के अलोंग लेते हैं, और मैग्नीट्यूड है 1। तो कोई भी वेक्टर को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं 3 वेक्टर्स की फॉर्म में, जहां पे F1 क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, F2 क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट, F3 क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या, आपका कोई भी कर्व है सी, इस पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम एक वेक्टर की फॉर्म में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, आपका ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हमारा ओरिजिन, आप ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक, जो भी आपका पॉइंट है उस पॉइंट तक एक वेक्टर ड्रॉ कर लो। ये जो वेक्टर है ये बताएगा इस पॉइंट की पोजीशन। इसमें हमने लिखा एक्स आई, वाई जे, जेड के। ये एक्स आई हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा x बन गया, y एक्सिस के अलोंग जितना कोऑर्डिनेट है वो y बन गया, z एक्सिस के अलोंग जितना कोऑर्डिनेट है वो z हो गया, और डायरेक्शंस हमने दे रखी है आई कैप, जे कैप, के कैप। इस वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड आएगा हमारे पास r मैग्नीट्यूड एंड इज गिवन इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। इसको कई बार हम स्मॉल r से भी डिनोट करते हैं, किसी बुक में स्मॉल r से भी डिनोट किया होगा, या फिर हमें इसको किससे डिनोट किया होगा, r के मैग्नीट्यूड से, कैपिटल R लगा के उसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। अगर हमें इसी वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर के अलोंग पोजीशन वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन में आपने यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी वेक्टर होता है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। ये चीज़ हमेशा याद रखना, 12th के बेसिक्स में पढ़ाया गया कि किसी भी डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो जो वेक्टर हमें उस डायरेक्शन में पता है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वो आ जाएगा हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग द सेम डायरेक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, बेसिक्स में ही है, 12th की बेसिक्स से ही हमने किया है, बेसिक ऑपरेटर। बेसिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं,
लेट से हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर, एक अनदर वेक्टर बी। तो एक तो हमारे पास है स्केलर प्रोडक्ट, उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी आपके दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसके जो कोफिशिएंट, ये जो यूनिट एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है a1 और b1, इनको मल्टीप्लाई करो, y एक्सिस के a2 b2, z एक्सिस के a3 b3, और इनको ऐड कर लो, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अदरवाइज हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो भी a का मैग्नीट्यूड है इंटू b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, जो इनके बीच में एंगल बन रहा है कॉस ऑफ दैट एंगल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? स्केलर प्रोडक्ट, या इसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। इसको हम डिनोट करते हैं डॉट से, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, इसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, ये सारा क्या है? स्केलर है। जो हम वेक्टर प्रोडक्ट सॉल्व कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ये सिंबल है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आएगा हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। मगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो इसके साथ एक डायरेक्शन भी होती है। ये मैंने लिखा एन कैप, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन क्या होती है? जो एन कैप है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्मल टू द प्लेन। अगर हमारा ये ए बी प्लेन है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर सपोज हमारे पास ये प्लेन है तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये हमारे पास क्या होती है? इसकी डायरेक्शन। जो भी वेक्टर है उसके, जो भी दो वेक्टर हैं ए बी, ये जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर। आप इसको इस डिटर्मिनेंट से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे? आप आई कैप जे कैप के कैप ये फर्स्ट रो में ले लो, देन a1 a2 a3 फर्स्ट वेक्टर, b1 b2 b3 फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट, यहाँ फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट है, यहाँ सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट है। इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करते हो वो आ जाता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। सॉल्व होके क्या आएगा? आई वेक्टर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू माइनस जे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज प्लस के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस। ये सॉल्व होके ये आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट कब फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास तीन वेक्टर है तो हम ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास दो तरह का ट्रिपल प्रोडक्ट है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, बी और सी में क्रॉस प्रोडक्ट है, एंड देन ए का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट है। अगेन बी क्रॉस सी तो एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाली है, बट जब ए वेक्टर का बी क्रॉस सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो तो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। तो फाइनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? एक स्केलर। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे? आप ए वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट रो में लिखो, बी वेक्टर के जो कंपोनेंट है सेकंड रो में लिखो, सी वेक्टर के जो कंपोनेंट है थर्ड रो में लिखो, और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो। ये आपके पास क्या आ जाएगा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को लिखने के लिए हमारे पास ये तरीका भी है, ए बी सी किसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। एज नेम सजेस्ट, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगी? एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और इसकी क्या वैल्यू होगी? हमारे पास है ए वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट में है बी क्रॉस सी वेक्टर। तो जब हमारे पास बी और सी के ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये हमारे पास सॉल्व कैसे होगा? आप पहले ए और सी का डॉट प्रोडक्ट लो, बाहर लिखो बी वेक्टर, माइनस ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लो, बाहर लिखो सी वेक्टर। अगर हमारे पास ब्रैकेट फर्स्ट टू वेक्टर्स में लगी है तो आप पहले क्या लिखोगे? जो बाहर है वेक्टर, जो ब्रैकेट से बाहर है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइन, और इस पे इसके साथ ले लिया बी वेक्टर, माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसके साथ बाहर वेक्टर ले लिया ए वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब है नेक्स्ट हमारे पास सिंपल डिफरेंशिएशन। जो हमारे पास डिफरेंशिएशन के रूल हैं वेक्टर के बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे एक ऑर्डिनरी फंक्शन है वैसे ही हमारे वेक्टर के भी रूल्स हैं कि आपके पास एडिशन में दो वेक्टर हैं तो उनके डेरिवेटिव में क्या करोगे? दोनों का डेरिवेटिव लोगे। मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई किस फॉर्म में है वो हम चेक करेंगे। हमें क्या रखना है? ऑर्डर मेंटेन रखना है। तो अगर सपोज हमारे पास फाई तो एक स्केलर क्वांटिटी है, और एफ वेक्टर, जी वेक्टर, एच वेक्टर, ये तीन हमारे पास वेक्टर हैं, और ये इस तरह से इनके कॉम्बिनेशन है। तो अगर हमारे पास एफ वेक्टर प्लस जी माइनस एच है तो आप क्या करो? तीनों का डेरिवेटिव ले लो, मेंटेनिंग द ऑपरेटर बिटवीन देम। यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे।
यहाँ एफ वेक्टर है और फाई स्केलर है, तो पहले एक बार एफ का डेरिवेटिव फाई एज इट इज, और फिर फाई का डेरिवेटिव एफ एज इट इज, कोई भी एक पहले ले लो। यहाँ मैंने पहले एफ एज इट इज ले लिया, फाई का डेरिवेटिव लिया, या फिर और नेक्स्ट में हमने क्या लिया, एफ का डेरिवेटिव और फाई एज इट इज। डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट मेंटेन करके रखना है। एफ वेक्टर एज इट इज ले लिया, जी का डेरिवेटिव प्लस एफ वेक्टर का डेरिवेटिव जी एज इट इज। डॉट प्रोडक्ट है बीच में, वो सेम रहेगी। हमने क्या किया, ऑर्डर मेंटेन किया। सेम हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट में भी रहेगा। अगर पार्शियल डेरिवेटिव है तो पार्शियल की फॉर्म में भी सेम रहेगा। पार्शियल डेरिवेटिव हम तब फाइंड आउट करते हैं जब हमारे पास एफ और जी दो वेरिएबल के फंक्शन है, एक्स और वाई सपोज दो वेरिएबल के फंक्शन है, तो हम पार्शियल फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट केस है हमारे पास वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। जब हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो वेलोसिटी देता है। तो वेक्टर में भी हमारे पास सेम केस है। आप पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लो, वो हमें क्या देगा, वेलोसिटी। अगेन उसका डबल डेरिवेटिव लो, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो लेट्स से हमारे पास कोई भी कर्व है सी इज एनी कर्व, कोई भी पॉइंट है जो डिस्प्लेस हो रहा है, कोई भी वेक्टर है जो डिस्प्लेस हो रहा है पी से क्यू तक। पी पे उसका पोजीशन वेक्टर आर है, क्यू पे उसका पोजीशन वेक्टर आर टी प्लस डेल्टा टी है। तो हमारी चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगी, डेल्टा आर, विच विल बी आर वेक्टर एट टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर वेक्टर एट टाइम टी। तो ये डेल्टा आर क्या हो गई, चेंज इन पोजीशन। इसको जब हम टाइम से डिवाइड करें और डेल्टा टी लें, डेल्टा टी 10 to 0, मतलब हमारा टाइम क्या है 10 to 0। तो ये हमें क्या देगा, एक वेक्टर देगा, कहां से कहां तक, P से Q तक एक वेक्टर, एंड रिप्रेजेंटेड एज Q टेंड्स टू P। और वैल्यू क्या देगा, ये डेरिवेटिव ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू T, जो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर। मतलब वेलोसिटी हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस विल गिव अस वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या होगी, P से Q की डायरेक्शन में होगी, हमेशा क्या होगी, एट टेंजेंट टू द कर्व। क्योंकि जब हमारा क्या हो जाएगा, टाइम 10 to 0 करेगा तो Q पॉइंट सीज करेगा P पे, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, टेंजेंट की डायरेक्शन। हमेशा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या, आप वेलोसिटी वेक्टर का डेरिवेटिव ले लो, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम कैसे डिनोट करेंगे, पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम इस पे कुछ सॉल्व क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t इज दिस पोजीशन वेक्टर cos t minus 1 i कैप साइन हाइपरबोलिक t minus 1 j कैप प्लस अल्फा टी क्यूब के कैप। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया है। फाइंड द कंडीशन इम्पोज्ड ऑन अल्फा बाय रिक्वायरिंग दैट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 1 द एक्सेलरेशन इज नॉर्मल टू द पोजीशन वेक्टर। आपको वो कंडीशन निकालनी है अल्फा पे एट टाइम t इज इक्वल टू 1, जब हमारा एक्सेलरेशन है वो कैसा आ जाए, नॉर्मल टू द पोजीशन वेक्टर। एक्सेलरेशन कैसा आ जाए, नॉर्मल टू द पोजीशन वेक्टर। देखो हमें क्या दिया हुआ है कि हमारा जो एक्सेलरेशन हो वो नॉर्मल टू पोजीशन वेक्टर आ जाए। ऐसी सिचुएशन में अल्फा की कंडीशन बताओ। तो ये हमारा जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, इससे नॉर्मल, मतलब कि हमारा आर वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर। तो जो भी हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट उनका कैसा होता है, 0। अगर हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, 0। ये पोजीशन वेक्टर ये हमारा पोजीशन वेक्टर। इससे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी मींस टेकिंग डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव लिया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन t माइनस 1 का अगेन डेरिवेटिव 1, साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव कॉस हाइपरबोलिक, अल्फा टी क्यूब का डेरिवेटिव 3 अल्फा टी स्क्वायर। एक बार और डेरिवेटिव निकालो, दैट विल बिकम एक्सेलरेशन। साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस साइन ऑलरेडी था, कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, अल्फा टी स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 अल्फा टी। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया।
अब हमें टाइम दिया हुआ था, टाइम गिवन था t इज इक्वल टू 1, तो t को 1 पुट कर देते हैं। t को 1 पुट किया, cos 1 माइनस 1 cos 0, cos 0 इज 1, साइन हाइपरबोलिक 1 माइनस 1 विच इज 0, साइन हाइपरबोलिक 0 इज 0। यहाँ पे पुट कर दें t को 1, 6 अल्फा आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन सॉल्व हो गई। हमें दिया था कि वो कंडीशन जब एक्सेलरेशन और पोजीशन वेक्टर कैसे हो जाएं आपस में नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसका मतलब कि उनका डॉट प्रोडक्ट कैसा, 0। तो ये हमारा रहा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर हमने कैसे फाइंड आउट किया, t को 1 पोजीशन में भी पुट कर दिया, 1 माइनस 1 cos 0 1, साइन हाइपरबोलिक अगेन 0 इज, साइन हाइपरबोलिक 0 इज 0। यहाँ पे t को 1 पुट किया, अल्फा आ जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इस पोजीशन वेक्टर और इस एक्सेलरेशन को हम क्या कर दें, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट की, ये कैसी आनी चाहिए, 0। जब हम इनको 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं तो हमारे पास माइनस आई इंटू आई माइनस 1, 6 अल्फा इंटू अल्फा 6 अल्फा स्क्वायर। डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, और साथ में क्या हो जाएंगे, ऐड। तो -1 + 6 अल्फा स्क्वायर 0, इसका मतलब अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1/6, इसका मतलब अल्फा किसके इक्वल आ गया, 1/√6। तो ये हमारे पास वो कंडीशन आ गई जब हमारे पास पोजीशन वेक्टर और एक्सेलरेशन आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। अब इस पे बेस्ड और क्वेश्चन आप देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो ये सॉल्व नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।